हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी को डिराइव करने वाले। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने कार्नोट साइकिल को डिटेल पे डिस्कस किया था। उसमें आपके जितने भी प्रोसेसेस थी वो हमने वहाँ पर डिटेल पे डिस्कस किया हुआ है। जो आपका एक ग्राफ है उसको हमने वहाँ पर पढ़ा था अच्छे से, तो वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी आपको यहाँ पर ये जो कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी का डेरिवेशन है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियोस आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन, पहले हम हीट इंजन को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सोर्स है, यहाँ पर हमारे पास सिंक है। तो ये जो आपका हीट इंजन है, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, ये आपका हीट लेता है Q1 फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, और जो आपका बाकी हीट है वो आपका Q2 सिंक में भेज देता है, जो अनयूज हीट है। तो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाता है, Q1 माइनस Q2 के। मतलब यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस ने हीट लिया है फ्रॉम द सोर्स, उस हीट को उसने मैकेनिकल वर्क में लगा दिया है, और जो बाकी आपकी अनयूज्ड हीट है वो आपकी सिंक पे चलेगी है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो इंजन की एफिशिएंसी हम कैसे दिखाते हैं, E इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सब्सटेंस अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स क्या है, Q1। वर्क डन किसके इक्वल है, W के। W किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पर डिराइव करना है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मान लेते हैं। अब देखो किस तरीके से इसको हम डिराइव करेंगे। क्या लिखा है, टेक 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास वो सब्सटेंस है, तो उसमें हमने 1 मोल ऑफ आइडल गैस यहाँ पर ले रखा है, एन इक्वल्स टू 1 मोल है। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, हम दो टेम्परेचर लिमिट्स की बात करें, टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। अब लेट PA कॉमा VA, PB कॉमा VB, PC कॉमा VC एंड PD कॉमा VD बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A कॉमा B कॉमा C एंड D। अब जो हमने प्रीवियस वीडियो पे यहाँ पर डिस्कस किया था, इस PV ग्राफ को हमने यहाँ पर अच्छे से स्टडी किया था। तो इसमें जो आपके पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स है, इसको हमने मेंशन कर रखा PA VA से, B को हमने PB VB से, और ये आपका PC VC से, और D को हमने PD VD से। जहाँ पर आपके पास P क्या है, प्रेशर है, और V क्या आपके पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको हमने इन चारों को कोऑर्डिनेट्स मान दिए है, पॉइंट A के, पॉइंट B के, पॉइंट C के और पॉइंट D के इन अ PV ग्राफ। अब क्या बोला है, द हीट Q1 टेकन इन बाय द गैस will be used in increasing the internal energy of the gas in expanding isothermally along AB and in the external work done by the gas। अब जो यहाँ पर इस वर्किंग सब्सटेंस ने, ये जो आपके पास एक गैस, जो आपके पास एक वर्किंग सब्सटेंस है, इसने जो यहाँ पर आपका हीट ले रखा है फ्रॉम द सोर्स, तो कितना हीट लिया है, Q1 यहाँ पर हीट आपका लिया है। और ये जो Q1 हीट यहाँ पर इस वर्किंग सब्सटेंस ने लिया है, ये वर्किंग सब्सटेंस, ये जो आपका पास गैस है, वो किस तरीके से इसे यूज़ करेगा, इट इज़ यूज इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली अलॉन्ग AB एंड इन द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस। तो ये जो हीट यहाँ पर लिया है इस वर्किंग सब्सटेंस ने, इस गैस ने, फ्रॉम द हीट सोर्स, तो Q1 हीट यहाँ पर लिया है। अब Q1 हीट किस तरीके से यूज़ हो रही है, दो तरीके से यूज़ हो रही है। एक तो आपके वो जो गैस पे इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ाने पे काम करेगी, जिसकी वजह से आपका जो गैस है वो आपका आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा अलोंग द कर्व AB। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, एंड इन द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस, और गैस ने जो एक्सटर्नल वर्क कर रखा है एक्सपेंड होने पे गैस को, तो उसमें आपका वो हीट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर सोर्स से हीट लिया है इस सब्सटेंस ने, वो आपके दो उसमें यूज़ होगा। पहला तो है आपका जो आपकी गैस पे इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपका आइसोथर्मली वो एक्सपेंड करेगा। सेकेंडली आपका जो एक्सटर्नल वर्क किया है यहाँ पर गैस ने, उसमें आपका वो हीट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अब है क्या आपका चीज़, ये जो आपकी गैस है, जो आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है, जो गैस है वो आपका आइडल गैस है। तो ऐसे केस में जो आपकी इंटरनल एनर्जी है गैस की, वो आपकी पूरी काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली में। जो पूरी इंटरनल एनर्जी आपकी गैस की, वो आपकी पूरी काइनेटिक है। तो वो आपके बस टेम्परेचर में डिपेंड करेगी। फ्रॉम द KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें पता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपकी गैस आइडल होने के कारण आपकी जो इंटरनल एनर्जीज है वो आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक है। ठीक है, पूरी की पूरी आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड किस में कर रही है, टेम्परेचर डिपेंड करती है। कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स और तेज भागेंगे। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर आपका और कम होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो पूरी एनर्जी है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, वो काइनेटिक है, और वो आपकी डिपेंड किस में करती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में डिपेंड करती है।
अब आपका टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, वो हमें पता है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 भी आपका कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर T2 है ये भी आपका कांस्टेंट है। तो दोनों आपके टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि हम आइसोथर्मल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास इंटरनल एनर्जी रहेगी वो भी आपकी अनचेंज्ड रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में जब यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो उस समय हम इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो आपकी कांस्टेंट है, वो आपकी अनचेंज्ड है, क्योंकि आपका टेम्परेचर अनचेंज्ड है। इसलिए यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी नहीं लेते हैं जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इन द केस ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे केस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो आपकी अनचेंज्ड है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में जो आपको यहाँ पर इस वर्किंग सब्सटेंस ने हीट लिया है फ्रॉम द सोर्स Q1, जो यहाँ पर हीट ले रखा है, वो किस में डिपेंड करेगा? वो बस आपके एक्सटर्नल वर्क डन पे ही डिपेंड करने वाला है और इंटरनल एनर्जी पे यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी अनचेंज्ड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हीट है Q1, जो आपकी सोर्स की हीट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम VA टू VB P टाइम्स DV। वर्क डन हमें पता है, P DV से हम दिखाते हैं। यहाँ पर P आपके पास प्रेशर है, DV आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, और VA टू VB मतलब वॉल्यूम A से वॉल्यूम B तक। ठीक है, वॉल्यूम A से वॉल्यूम B तक, यहाँ तक हमें पूरा इंटीग्रेट करना है इसे। तो Q1 किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन VA टू VB P DV। अब हम बात कर रहे हैं आइडल गैस की, तो यहाँ पर हम आइडल गैस इक्वेशन लगाएंगे। PV इक्वल्स टू nRT। हमने यहाँ पर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस को कंसिडर कर रखा, तो n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, PV इक्वल्स टू RT हो जाएगा। तो PV इक्वल्स टू RT हो गया, तो P किसके इक्वल आ गया? RT अपॉन V के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जब आपके पास यहाँ पर आपकी जो गैस यहाँ पर आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है वो आपके टेम्परेचर T1 पे कर रही है। टेम्परेचर आपका T1 है। ठीक है, जो आपका सोर्स का टेम्परेचर है डेट इज T1। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर RT1 लेंगे, टेम्परेचर T1 लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे RT1 इंटीग्रेशन VA टू VB DV अपॉन V। R तो आपका कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 भी आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग बेस E V, और VA टू VB अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा RT1 लॉग बेस E VB अपॉन VA। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास? सेकंड इक्वेशन हो गया, Q1 इक्वल्स टू RT1 लॉग बेस E VB अपॉन VA। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था? जो आपके यहाँ पर कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी थी। ठीक है, अब सिमिलर तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे Q2 की। अब आपका Q2 किसके इक्वल होगा? Q2 विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस। गैस में जो यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क किया है ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम C टू D। तो C टू D आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रखा है, तो लिखा है Q2 विल बी इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम C टू D एट टेम्परेचर T2। अब ये जो पूरा आपका ये जो साइकिलिक प्रोसेसेस हो रखी है, 4 के 4 प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है इन प्रोसेस को समझने के लिए तो आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। 20 मिनट के आसपास की वो वीडियो है, पूरा क्लियर आपको हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, Q2 किसके इक्वल है? एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द कंप्रेशन C टू D। गैस ने जो यहाँ पर गैस पे जो यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क आपका हो रखा है फ्रॉम C टू D, तो वो आपका हीट Q2 के इक्वल है। अब ऐसे केस में यहाँ पर हम माइनस टाइम इंटीग्रेशन VC टू VD PdV लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्क डन ऑन द गैस हुआ है। तो जब आपका गैस पे वर्क हो रहा है तब यहाँ पर हम माइनस टाइम W लेंगे, मतलब माइनस टाइम PdV लेंगे। और जब वर्क डन बाय द गैस है तब यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे PdV। तो अभी क्या आपके पास? अभी आपका एक्सटर्नल वर्क हो रहा है गैस पे, क्योंकि आपका कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा है गैस का, तो आपका एक्सटर्नल वर्क हो रहा है फ्रॉम C टू D और आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है, टेम्परेचर T2 पे। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Q2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? VC से VD तक, यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम C टू D PdV। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है आपके पास। अब जब यहाँ पर मैं आपके जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर मैं लिमिट्स को उल्टा करूँगा तो आपके पास VD नीचे आ जाएगा, VC आपका ऊपर आ जाएगा, माइनस का साइन आपका हट गया क्योंकि आपके लिमिट्स उल्टे हो गए बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये आपको पढ़ा होगा आपने क्लास 12th में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? PV इक्वल्स टू nRT आपका होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 है, तो PV इक्वल्स टू nRT है, तो आपका हो गया यहाँ पर RT अपॉन V हो गया। अब यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या है? T2 है। ऊपर आपका टेम्परेचर T1 था एक्सपेंशन के केस में, कंप्रेशन के केस में क्या है? T2 आ गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ? RT2 इंटीग्रेशन VD टू VC DV अपॉन V, ये हो गया लॉग बेस E V VD टू VC। ठीक है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आर टी टू लॉग बेस ई वी सी अपॉन वी डी। तो यहाँ पर Q2 किसके इक्वल आ रखा है, आर टी टू लॉग बेस ई वी सी अपॉन वी डी, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और जो हमने Q1 निकाला था वो किसके इक्वल था, वो आपका आर टी वन लॉग बेस ई वी बी अपॉन वी के इक्वल था। ठीक है, तो बस आपका अंतर क्या है, टेम्परेचर में आपका अंतर है। एक में आपका टेम्परेचर T1 था जो आपका सोर्स का टेम्परेचर था, और एक आपका T2 है जो आपका सिंक का टेम्परेचर है। अब क्या लिखा है, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम B to C is exactly equal to the work done on the gas during the adiabatic compression from D to A। जो यहाँ पर गैस ने वर्क किया है, जो आपका गैस ने वर्क किया है ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम बी टू सी में यहाँ पर जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रखा है, गैस ने जो यहाँ पर वर्क कर रखा है, और यहाँ पर गैस पे जो वर्क हो रखा है डी टू ए पे, ये दोनों आपके यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, तो लिखा है कि दे बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन फ्रॉम डी टू ए, सो द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। तो इसमें आपका इस ग्राफ में आप देखो तो फ्रॉम बी टू सी जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रखा, और फ्रॉम डी टू ए जो आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रखा, दोनों पे आपका वर्क डन यहाँ पर सेम है। ठीक है, सेम इसलिए क्योंकि इसमें आपका टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, वो तो आपका टेम्परेचर चेंज इसमें हो रहा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे, और यहाँ पर नीचे टेम्परेचर T2 आइसोथर्मल कंप्रेशन पे, यहाँ पर तो आपका टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है आपका, ये दोनों का जो आपका वर्क डन है दे आर सेम। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, द टोटल वर्क डन, द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। तो ऐसे केस में आपका बी टू सी और डी टू ए पे जो टोटल आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है वो आपका क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसका हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम किसका देख रहे हैं, बस हम यहाँ पर ए टू बी का देख रहे और सी टू डी का देख रहे हैं, हम बस आइसोथर्मल एक्सपेंशन का देख रहे और आइसोथर्मल कंप्रेशन का देख रहे। तो वो जो हमारी रिलेशन आ रखा, एक हमारा Q2 आया था ये कंप्रेशन के लिए, और एक्सपेंशन के लिए हमारा क्या आया, Q1 आया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन 2 and 3, जो इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर लिखी है और इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 डिवाइड कर दो Q1 अपॉन Q2। तो एक हो गया आपके पास T1 लॉग बेस ई वी बी अपॉन वी ए, और T2 हो गया लॉग बेस ई वी सी अपॉन वी डी। ये हो गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन। अब क्या बोला है, द पॉइंट B and C एंड सिमिलरली द पॉइंट्स D and A लाई ऑन द सेम एडियाबैटिक। अगेन इस ग्राफ को देखो, ये आपका जो ग्राफ है B और C, और जो आपके पास यहाँ पर ग्राफ है A और D, ये जो पॉइंट है A D और B और C, ये आपके सेम एडियाबैटिक पे लाई कर रहे हैं। बी और सी ये भी आपका सेम एडियाबैटिक पे लाई कर रहा है, और ये भी आपका सेम एडियाबैटिक पे लाई कर रहा है। अब ऐसे केस के लिए यहाँ पर हम पॉइजन्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइजन्स लॉ क्या कहते हैं आपका, कि जो आपका T1 VB की पावर गामा माइनस वन है इक्वल्स टू T2 VC की पावर गामा माइनस वन की इक्वल होता है। ये आपको पॉइजन्स लॉ कहता है। डेरिवेशन आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला याद कर सकते हो इसको, इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा पॉइजन्स लॉ का, आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर T1 है, ठीक है, वॉल्यूम आपका VB वाला है, इसकी पावर गामा माइनस वन, ये किसकी इक्वल होता है, टेम्परेचर T2 इंटू VC की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं A और D के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि A और D भी आपके सेम एडियाबैटिक में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर T1 VA की पावर गामा माइनस वन, और टेम्परेचर T2 इंटू VD की पावर गामा माइनस वन। तो सिंपल हमने यहाँ पर पॉइजन्स लॉ यूज़ कर रखा, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे, और ये हो जाएगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सिक्स को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो VB अपॉन VA इक्वल्स टू VC अपॉन VD, ऐसे ही मिलेगा। T1 कैंसिल आउट हो गया, T2 कैंसिल आउट हो गया, गामा माइनस वन से गामा माइनस वन भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, VB अपॉन VA इक्वल्स टू VC अपॉन VD बचा। अब ये वैल्यू आप उठाओ और कहाँ रखो, इक्वेशन फोर्थ पे। पुटिंग दिस इक्वेशंस दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फोर्थ पे रखोगे VB अपॉन VA की जगह, तो VB अपॉन VA की जगह आ जाएगा आपका VC अपॉन VD। यहाँ पर आपका VC अपॉन VD आ गया, तो लॉग इतना और लॉग इतना आपके कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, जब आपने VB अपॉन VA यहाँ पुट करा तो ये आपका कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका VC अपॉन VD है, ऊपर भी VC अपॉन VD है, बचा क्या Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो ये आपका है Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। हैंस द एफिशिएंसी गिवन बाय इक्वेशन 1। अब आपके पास जो अब यहाँ पर इक्वेशन 1 था क्या था, इक्वेशन 1 किसकी इक्वल था, E इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की इक्वल था।
ठीक है। अब Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल है, देखो T1 अपॉन T2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस T2 अपॉन T1। Q2 को वहाँ भेजो, Q1 को यहाँ भेजो, अब यहाँ पर T2 अपॉन T1 हो गया। तो Q2 अपॉन Q1 की जगह हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1। तो ये आ गया आपके पास एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन का रिलेशन। तो E इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इस तरीके से आपको ये डिराइव करना है कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपका एक कार्नोट हीट थ्योरम है, ये जो आपका कार्नोट थ्योरम कहता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन। तो क्या बोला है कि एवरी परफेक्ट इंजन वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैज़ द सेम एफिशिएंसी वट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। ये आपका कार्नोट थ्योरम कहता है कि आपके पास कोई भी परफेक्ट इंजन है जो रिवर्सिबली काम कर रहा है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में काम कर रहा है, दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, एक टेम्परेचर T1 हो गया, एक टेम्परेचर T2 हो गया। तो इन के बीच में आपका, इन लिमिट्स के बीच में आपका यहाँ पर कोई परफेक्ट इंजन ऑपरेट कर रहा है, तो उन इंजन की, हर एक परफेक्ट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो सबकी सेम रहने वाली है, चाहे आपका वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो। अगर आपकी वो दो लिमिट्स, टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है T1 एंड T2, तो उनकी जो आपकी यहाँ पर एफिशिएंसी होगी सभी इंजन की, सभी परफेक्ट इंजन की, वो सेम रहने वाली है, चाहे आपको कोई भी यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस आप ले लो। ठीक है। तो ये आपका कार्नोट थ्योरम कहता है, और इसका जो आपका इंजन का एफिशिएंसी है वो आपका ये रहता है, E इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो हम बोलेंगे कि Q2 अपॉन Q1 किसके इक्वल है, T2 अपॉन T1 के। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिराइव करना है। बाकी इसकी जो PDF के नोट्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो पे आप देख लेना कार्नोट साइकिल वाली, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।